इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे। सारे ग्रुप्स अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते थे और अपने ही रूल्स बनाया करते। चारों तरफ मार्शल लॉ स्थापित हो चुका था, यानी कि अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की टेरिटरी में जाएगा तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसी तरीके से हम जेनिन नाम के एक ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जिन्हें की खुदाई के दौरान जमीन में से कुछ बड़ी सी चीज मिली थी। ये कोई एंटीक बॉक्स लगता है जिसे की ओपन करके वो देखना चाहते थे, लेकिन उस बॉक्स को ओपन और डिक्रिप्ट करने के लिए उनके पास जो टूल चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। जब ये सारी बातें जेनिन ग्रुप के इंटेलिजेंस को पता चली तब वो अंदाजा लगाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा डार्क सीक्रेट रखा गया है जिससे कि हम सभी इंसानों का जन्म हुआ और हम इतने काबिल बन पाए, और वो सभी इसको ओपन करने का तरीका भी बताते हैं। उन्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि मैनिपुलेटिव हो और उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज पाई जाए जो किसी में ना मौजूद हो। अब उस जगह से हमें कई ज्यादा दूरी पर ट्रिस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने भाई कैलिब और अपने एक दोस्त फोर के साथ मौजूद थी। दरअसल ट्रिस को आइडिया नहीं था कि वही वो लड़की है जिसके अंदर सारी एबिलिटीज मौजूद हैं और वो जेमिनी ग्रुप के लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। ट्रिस के पूरे ग्रुप वाले तो अपनी जान बचाकर कैसे भी एक जगह पर छुप रहे होते हैं क्योंकि दूसरे ग्रुप वाले उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी नसीब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जेनिन ग्रुप के एरिक और मैक्स नाम के लोग उनके ऊपर हमला करने आ गए, जिसकी वजह से अब ट्रिस, कैलिब और फोर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। वो तीनों तो जल्द से जल्द एक रेलवे ट्रैक पर आ गए और वहां से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अगर थोड़ी भी देरी होती तो फोर का कीमा बन चुका होता। वो तीनों जल्द से जल्द जा रही ट्रेन के अंदर ही चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उस ट्रेन के अंदर वो कम्युनिटी वाले लोग हैं जो कि किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते थे, और जो भी ग्रुप उनके सामने आता वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते। पर जैसे ही वो कम्युनिटी वाले फोर और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए आए तो वो सब जब फोर का नाम सुनते हैं तो उन्हें काफी शौक लगा और वो उन्हें कुछ नहीं करते। उल्टा उन्होंने फोर को उसकी मदर के पास भेज दिया था जिनका नाम एवेलिन होता है, और एवेलिन ही इस पूरे कम्युनिटी की लीडर थी। फोर, ट्रिश और कैलिब को एवेलिन अपने पास बुलाती है और फोर को ये बताती है कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, हालांकि तुमसे जवान हूँ और यही सच है। फोर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदर कई सालों पहले मारी जा चुकी थी, आखिर वो जिंदा कैसे हो चुकी है। तब जाकर एवेलिन उसे सब कुछ बताती है कि तुम्हारे फादर काफी अब्यूसिव थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और एक समय बाद उन्हें खुद ही रियलाइज हुआ कि उन्होंने शुरुआत से ही गलती की है, इसीलिए उन्होंने खुद को ही सजा दे दी, जिसके बाद मैं काफी अकेली हो गई थी और मुझे ये ग्रुप वाले मिले जिनकी आखिरकार मैं बहुत ही अच्छी लीडर बन गई। हालांकि फोर को काफी गुस्सा आ रहा होता है इन सारी बातों से, लेकिन यहाँ एवेलिन ने तो सीधा अपने बेटे फोर को कह दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी ग्रुप तुम सभी लोगों के ऊपर हमला करने के ऊपर तुला है मैं अपनी आर्मी के साथ उन सभी के ऊपर पलटवार करूंगी जिससे कि तुम सभी सेफ रहो। पर फोर को देखकर लग रहा था कि वो अपनी मदर एवेलिन से मदद नहीं लेना चाहता। अब उन तीनों को अपने ग्रुप वालों के पास वापस जाना था जहाँ पर उनके कई सारे दोस्त मौजूद थे, इसीलिए फोर अपनी मदर की कम्युनिटी छोड़ देता है और निकल पड़ता है। लेकिन कैलिब जो ट्रिश का भाई था वो उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि कैलिब के पेरेंट्स मारे जा चुके थे और वो उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो तो एवेलिन के ग्रुप में शामिल रहकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है ताकि चारों तरफ कोई भी ग्रुप ना मौजूद हो। हालांकि ट्रिश अपने भाई को बहुत समझाती है, लेकिन कैलिब ने अब डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद कैलिब अपने रास्ते निकल जाता है और यहाँ ट्रिश और फोर्ड अपने ग्रुप वालों के पास आ गए थे। अब यहाँ पर ट्रिश क्रिस्टीना नाम की अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त से मिल रही थी जो कि ट्रिश से पूछ रही होती है कि आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड विल कहाँ पर गया। लेकिन ट्रिश यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि विल को उसने ही मारा है, क्योंकि कुछ समय पहले विल को हिप्नोटाइज कर लिया गया था और वो हम सभी लोगों के ऊपर ही हमला कर रहा था। तो ट्रिश के पास अपनी जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसने विल की जान ले ली। लेकिन ट्रिश ने अभी तक क्रिस्टीना को ये सच्चाई नहीं बताई होती। अब वो सभी लोग वहां मौजूद ही थे तभी कैंडल नाम के ग्रुप मेंबर्स ने उन्हें घेर लिया था। वो तो ट्रिश और फोर को गुनहगार मानते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए और प्लानिंग बनाने के लिए, क्योंकि कैंडल ग्रुप के लोगों को पता चल चुका था कि फोर एवेलिन का बेटा है और ये जरूर हमारे साथ बगावत कर सकता था। उन सभी को तो कैंडल ग्रुप के लीडर जेरेन के पास लेकर जाया जाता है जो कि सारी कारभार संभालता था। उसके हिसाब से तो फोर और ट्रिश को सजा देनी चाहिए, लेकिन फोर उन्हें सिंपली कहता है कि सच्चाई ये नहीं है, इसीलिए फोर के मुंह से सारी सच्ची बात गुलवाने के लिए उसके बॉडी में एक ट्रूथ सीरम इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि वो सिर्फ सही ही बोलेगा। और अब थोड़ी देर बाद फोर सारी चीजें एकदम राइट ही बोलता है और उसमें उसकी बातों को दोषी नहीं साबित किया जा सकता। लेकिन जब बारी आती है ट्रिश की तो वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में मौजूद थी क्योंकि उसके मदर एंड फादर मारे जा चुके थे और उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की जान ले ली।
इसीलिए अब ट्रिश भी वो सारी बातें बता देती है कि उसने क्रिस्टीना की बॉयफ्रेंड विल को मार दिया था, जिस बात से क्रिस्टीना काफी गुस्सा होकर ट्रिश से नफरत करने लगी थी। अब हमें जेनिन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने ग्रुप की हेड मेंबर थी। वो तो उसी मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके लिए उसने एक ऐसी लेडी का बोन मैरो एक्सट्रैक्ट कर रही थी जो कि डाइवर्जेंट कहलाने लायक हो। दरअसल डाइवर्जेंट उन्हीं लोगों को कहा जाता था जिनके अंदर डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी हो, और वही डिस्ट्रक्टिव पावर निकालकर वो इस बॉक्स को ओपन करना चाहते थे। लेकिन जिस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो काफी ज्यादा कमजोर होती है और उसने थोड़ी ही देर में अपनी जान छोड़ दी, जिसके बाद जेनिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसे ये बॉक्स ओपन करके देखना ही था। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर पीटर नाम का एक आदमी जो कि 4K ग्रुप में काम किया करता था, वो उन्हें धोखा देकर जेनिन के पास आ जाता है, क्योंकि पीटर को खुद सरवाइव करना होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो जेनिन के ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो उसे प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। पीटर ने अब जेनिन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी उनके ग्रुप की, कि जैसे हमारी टीम के अंदर कई सारे डाइवर्जेंट मौजूद हैं और तुम्हारे आदमियों को जरूर एक बार ट्रिश का भी चेकअप करके देखना चाहिए। तुम पूरी तरीके से शॉक हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जेनिन ये भी जान पाएगी कि इस बॉक्स के अंदर है क्या। इसीलिए अब पीटर की ये सारी बातें सुनकर जेनिन ने अपने कई सारे लोगों को उन कैंडल ग्रुप के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। उस ग्रुप को एरिक और मैक्स लीड कर रहे थे, जिससे कि वो जल्द से जल्द कैंडल ग्रुप वालों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। एरिक और मैक्स लगातार एक मशीन की मदद से ये पता कर रहे होते हैं कि वहाँ मौजूद लोग डाइवर्जेंट हैं कि नहीं। अगर डाइवर्जेंट निकल रहे थे तो वो उन्हें जान से मार दे रहे थे। ऐसे ही करते करते जब वो ट्रिश के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि ट्रिश तो 100% डाइवर्जेंट है, यानी कि ट्रिश के अंदर ऐसी एबिलिटीज मौजूद हैं जिसकी वजह से वो सीक्रेट बॉक्स ओपन कर सके। इसीलिए उन सभी लोगों ने ट्रिश को पकड़ लिया और उसे अपने साथ जेनिन के पास लेकर जाने लगे, क्योंकि इस तरीके के 100% डाइवर्जेंस कई साल में एक बार पैदा होते हैं। ट्रिश ने तो अपनी ये एबिलिटी सप्रेस करके रखी थी ताकि किसी को पता न चले, लेकिन अब सारी राज का पर्दा फाश हो चुका है। पर अच्छी बात ये थी कि उस जगह पर जल्द से जल्द 4 आ गया और वो ट्रिश को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने तो तुरंत ही अपनी गन निकाली और एरिक को जान से मार दिया, जिससे कि सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। और इसी तरीके से 4 आकर ट्रिश की जान बचा लेता है। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर क्रिस्टीना, मेरलिन और एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जिन्हें की एक अजीब तरीके का सीरम देकर मैनिपुलेट कर लिया गया था। उसके पूरे माइंड को जेनिन कंट्रोल कर रही होती है और ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे सीरम क्या क्या कर सकते हैं। और यही सीरम उनका प्लान था कि वो सारे ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर लगाए। वो तीनों तो एक कोने पर आ गए और वहां से कूदने के लिए धमकी देने लगे कि तुम सभी मिलकर जेनिन ग्रुप के साथ आ जाओ और उनकी ही बात मानो। जिसके बाद अब मैनिपुलेशन के कारण वो तीनों आगे आने लगी ताकि वो वहां से कूदकर अपनी जान दे दे। लेकिन टॉरी और ट्रेस जल्द से जल्द वहां पर आकर उस छोटे लड़के और क्रिस्टीना को बचा लेते हैं। लेकिन मैरिलिन नाम की उस लड़की को वो नहीं बचा पाते, जो डायरेक्टली ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। 4 भी इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि उसे ये सारी चीजें रोकनी चाहिए, नहीं तो जेनिन ग्रुप वाले इसी तरीके से सभी को कंट्रोल करके खत्म करते रहेंगे। ट्रिस तो अपने कमरे में आकर काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे ये सारी चीजें नहीं करनी थी। वो तो किसकी भी जान नहीं लेना चाहती है, लेकिन मजबूरी में अब सब हो रहा था। इसीलिए अब 4 ट्रिस के पास आकर कहता है कि शायद मुझे अपनी मदर एवलिन से मदद मांग लेनी चाहिए। उन्हीं के ग्रुप वाले हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर ट्रिस को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से एक और आदमी की जान चली गई। वो ऐसा कब तक करती रहेगी उसे समझता नहीं। इसीलिए ट्रिस ने गुस्से में आकर 4 को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि इसी जगह पर रहकर खुद को सरेंडर कर दूंगी। 4 के बार बार मना करने के बावजूद भी ट्रिस जेनिन के लोगों के पास चली जाती है और खुद को सरेंडर कर ही देती है। जिसके बाद जेनिन को सिमुलेशन रूम की तरफ लेकर आया जाने लगा, जिससे कि उसके बॉडी सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम के ऊपर स्टडी करके उस बॉक्स को ओपन किया जा सके। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ट्रिस को अपना भाई कैलिब मिलता है, जो कि एवेलिन की टीम को छोड़कर अब जेनिन के ग्रुप में वापस आ चुका था। उसे तो अब किसी से मतलब नहीं, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब कैलिब को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन करनी है और वो जेनिन के पास रहकर काफी सेफ भी रहेगा। कैलिब तो ट्रिस को जरा भी नहीं रोकता इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो खुद चाहता था कि जेनिन उस बॉक्स को ओपन कर ले ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए और हमें सिक्योरिटी मिले। ट्रिस भी ये देखकर चौंक जाती है और अब उसे सिमुलेशन रूम में लेकर आया जाने लगा। सिमुलेशन रूम में उसकी बॉडी से कई सारे वायर्स जुड़ने लगते हैं। ये वायर्स उसके नर्वस सिस्टम से अंदर से कनेक्ट हो गए थे, जो कि अब ट्रिस का एक तरीके से टेस्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि जेनिन और उसके लोगों को वो पवित्र बॉक्स
ओपन करना था और उसके लिए काफी एनर्जी जनरेट करनी थी। लेकिन इससे पहले ट्रिश एकदम 100% प्योर डाइवर्जेंट है ये साबित करना जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले ट्रिश को अलग अलग सिमुलेशन में डाला जाता है जो बहुत ही खतरनाक टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क होता है डॉन्टलेस का, यानी कि वो काम जो कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं करते, ये टाइम पर उसे किसी भी तरीके से ट्रिश को करना होगा। ट्रिश तो उस सिमुलेशन के अंदर एक बहुत ही बड़े बंजर इलाके में पहुंच जाती है जहां पर सारी बिल्डिंग्स टूट रही थी। वहां की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। तब जाकर ट्रिश अपनी मदर को वहां देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो जिस अपार्टमेंट में होती है वो अचानक हवा में उठने लगा और कहीं दूर जाने लगा। ट्रिश की मदर तो अपनी बेटी के लिए चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो और प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। ट्रिश इस तरीके से कैसे अपनी मदर को मरने के लिए छोड़ सकती थी। वो तुरंत ही उस उड़ती हुई इमारत के ऊपर भागने लगी और उसे वायर की मदद से पकड़ लिया। ट्रिश किसी भी तरीके से उस इमारत में पहुंच जाती है और उसने अपनी मदर को बचा लिया था। लेकिन ये सीन इतना डरावना था, फिर भी ट्रिश ने इसे बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। यानी कि ट्रिश ने सिमुलेशन का फेज 1 पास कर लिया है जो कि डॉन्टलेस का एक टेस्ट था, पर अभी भी उसका खतरनाक चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें भले ही सिमुलेशन थी, लेकिन ट्रिश अपनी मदद से बातें कर रही होती है और जो भी चीजें ट्रिश अपने इमेजिन कर रही थी उसी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, जिसे कि उसका भाई कैलिब भी देखता रहता है। ट्रिश की मदर उसे समझाती है कि हर चीजों के लिए तुम्हें अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अब तुम्हें पास्ट वाली चीजों को भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। कैलिब भी अब ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया कि ये सिमुलेशन होने के कारण भी कितना रियल लग रहा है। लेकिन ट्रिश तुरंत ही अपनी मदर से कहती है कि आप रियल नहीं हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये भी एक छोटा सा टेस्ट ही था जिसमें कि ट्रिश की मेंटल एबिलिटीज को चेक किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रिश की मदर वहां से गायब हो जाती हैं और ट्रिश ने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली। तब जाकर ट्रिश नोटिस करती है कि बाहर की तरफ काफी लड़ाई हो रही है, क्योंकि फोर यहाँ पर उसकी मदद करने आ चुका है। फोर ने कई सारे सिपाहियों को जान से मार दिया और वो ट्रिश को बाहर आने के लिए कहता है। वहाँ पर तो पीटर भी मौजूद था जिसने कि फोर को धोखा दिया था, इसीलिए फोर पीटर के ऊपर गन तान कर उसे मारने के लिए जाता है। तभी ट्रिश ने उसे रुकने के लिए कहा और बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसने मजबूरी में ऐसा किया, नहीं तो इसे भी मार दिया जाता। अब ट्रिश जैसे ही फोर के पास आती है तो उसे रियलाइज हुआ कि ये रियलिटी में फोर नहीं है, दरअसल ये भी एक सिमुलेशन था उसकी टेस्ट करने के लिए, जिसे कि अब ट्रिश ने काफी अच्छी तरीके से पास कर लिया है। धीरे धीरे वो सारी चीजें एकदम से मिटने लग जाती हैं और अब ट्रिश अपने वापस सिमुलेशन की दुनिया में आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ठीक सामने जेनिन को देखती है जो कि उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही थी। जेनिन ने तो ट्रिश को आजाद कर दिया होता है और पूछ रही होती है कि तुम मेरे लिए काम करना चाहती हो कि नहीं। लेकिन अब ट्रिश बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो तुरंत ही जाकर जेनिन के ऊपर हमला कर देती है। पर तब एक सच्चाई का खुलासा हुआ कि ये भी चीजें एक सिमुलेशन है जिसमें कि जेनिन एकदम खत्म हो गई और ट्रिश जिस दुनिया में मौजूद थी वहां की भी इमारतें और सारी चीजें मिट्टी में मिलने लगती हैं। ट्रिश इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते जा रही थी कि उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और ये चोटें उसे रियलिटी में भी महसूस हो रही थी। ट्रिश सिमुलेशन के अंदर मौजूद होती है और उसके पूरे सर में से खून निकल रहा था, पर जेनिन उसे बाहर निकालती ही नहीं। ट्रिश लगातार इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जमीन के अंदर जाकर धंस जाती है, जिसके बाद वो रियलिटी में जो कि सिमुलेशन रूम में मौजूद थी वहीं पर अनकॉन्शियस होकर लटक जाती है। जेनिन ने फिलहाल के लिए उसे वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि उसे और भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे। वो तो ट्रिश के ऊपर जरा भी रहम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पीटर को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने स्क्रीन पर देख लिया था कि ट्रिश उसे मारेगी नहीं और वो तो उसे बचा रही थी, जबकि पीटर ने तो उन सभी को धोखा दिया था और ट्रिश को उनके पास फंसाया था। इस बात से उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए पीटर तुरंत ही फोर और उसके आदमियों को यहाँ पर बुला लेता है जो कि मदद करना चाहता था ट्रिश की। उसने तो कैसे भी करके जेनिन के एब्सेंस में फोर और उसके लोगों को चैम्बर में बुलाकर सिमुलेशन रूम से ट्रिश को बाहर निकाल दिया। और अब पीटर फोर से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें किसी भी तरीके से जेनिन और उसके पूरे ग्रुप को खत्म करना होगा, नहीं तो वो लोगों को सीरम देकर कंट्रोल करने लगेंगे। थोड़ी ही देर में ट्रिश भी उठ जाती है और वो सोचने लगी थी कि आखिरकार उस बॉक्स में ऐसा है क्या जिसे कि प्योर डाइवर्जेंट ही ओपन कर सकता है। मुझे इस बारे में पता करना है और मैं पता करके रहूंगी।
इसीलिए पीटर उन सभी को गाइड करता है उस रूम तक जाने के लिए जहाँ पर वो यूनिक बॉक्स रखा गया था। ट्रिश भी अब उस बॉक्स को जाकर टच करने लगती है और देखती है कि इसे खोला कैसे जाए, लेकिन पीटर ट्रिश को बता रहा था कि तुम्हारा आखिरी टेस्ट बचा हुआ है, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही तुम इसे अनलॉक कर सकती हो और डीकोड कर सकती हो। इसीलिए अब मजबूरी के कारण ट्रिश को वो टेस्ट देना ही होगा, जिसका नाम था एमिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर ट्रिश को उससे लड़ाई करनी होगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। अब ट्रिश जब उस सिमुलेशन रूम में थी तो उसे लग रहा था कि वो जेनिन से ही सबसे ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसने उसके कई लोगों को जान से मार दिया था। लेकिन तब जाकर बाद में रियलाइज हुआ कि ट्रिश जेनिन से नहीं नफरत करती, बल्कि ये तो कोई और है। ट्रिश के सिमुलेशन के अंदर अब उसके सामने ठीक उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इसका मतलब ये था कि ट्रिश खुद से ही नफरत करती है, क्योंकि ट्रिश ने हाल ही में सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से उसे खुद पर गुस्सा आने लगा और वो गिल्टी फील होने लगी। यही वजह होता है कि एक तरीके से ट्रिश खुद से नफरत करती है और खुद को सजा देना चाहती है। उसी के फीलिंग के बेसिस के ऊपर ये सारे सिमुलेशन बने हैं और उसके ठीक सामने ट्रिश की रिफ्लेक्शन आ गई थी। वो दोनों तो अब उस सिमुलेशन के अंदर काफी भारी भरकम लड़ाई करने लगे, जो कि उस पूरी लेबोरेटरी को तोड़ने लगते हैं। अब जो भी ट्रिश की रिफ्लेक्शन उसे मारती जा रही थी सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर, वो सारे दर्द उसे रियलिटी में भी महसूस हो रहे होते हैं। देखते ही देखते वो सारी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी, क्योंकि उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई हो रही होती है। पर ट्रिश को पता था कि वो इस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए अब ट्रिश को अपनी मदर की बातें याद आने लगी कि उस सारी चीजों की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती। उसे सारी चीजें भूलना होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि उस खत्म हुई चीजों को एक नई शुरुआत मिले। ट्रिश अपने मन में जैसे ही ये बातें सोचने लग जाती है, तभी उसकी रिफ्लेक्शन जो कि उसे मार रही थी, वो धीरे धीरे कमजोर होकर वहां से गायब हो जाती है। यानी कि सच्चाई ये थी कि अब जाकर ट्रिश ने उस टेस्ट को पार कर लिया था। सिमुलेशन के अंदर ही अचानक वो बॉक्स अपीयर हो जाता है और वो अनलॉक भी होने लगा था। उस मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर से एक लेडी का होलोग्राम बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अपडेटेड लग रही थी। ट्रिश अपने सिमुलेशन के अंदर जो ये सारी चीजें देख रही थी, उसे सभी लोग टीवी पर भी नोटिस कर रहे होते हैं। अब उस मिस्टीरियस बॉक्स में से निकली हुई लेडी ने सारी चीजें बताना स्टार्ट कर दिया। अब तो वो होलोग्राफिक लेडी सभी को बताने लगी थी कि कई सालों पहले जब पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगी थी और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण सारे ह्यूमन काइंड द्वारा बनाई गई चीजें खत्म हो गई, तब सारे इंसान वापस उसी जगह पर आ गए जहां से उन्हें विकास करना स्टार्ट किया था। लेकिन थोड़े ही समय बाद सभी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनके अंदर मोरल वैल्यूज खत्म हो चुकी थी। सभी को सिर्फ अपने फायदा की पड़ी होती है और दूसरे मर रहे हो इसका उनसे कुछ मतलब नहीं। चारों तरफ लड़ाइयां, दंगे फसाद हो रहे थे और सभी लोग रिसोर्सेस के लिए मर रहे होते हैं। ये चीजें एक समय के बाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता एकदम से लुप्त होने की कगार पर आ सकती थी। इसीलिए अब उस समय के जो सुप्रीम लीडर्स थे और स्पिरिचुअल गुरुज थे, उन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि इंसानी सभ्यता वापस से अपने मोरल वैल्यूज को समझ ले और एक सही जगह पर आ जाए। सुप्रीम लीडर्स ने तो अपनी एनर्जीज की मदद से यही क्यूब क्रिएट किया, जिसमें कि वो इंसानों को अलग अलग ग्रुप्स में अपने ही मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। यानी कि एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें कि नॉन वायलेंस लोग रहेंगे और ऐसे ग्रुप्स भी होंगे जो कि वायलेंस करना चाहते हैं और लोगों को मारना चाहते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम लीडर्स ने 5 ग्रुप्स बनाए और उन्हें डिवाइड कर दिया। उन्हें एक्सपेरिमेंट की मदद से ये देखना था कि आखिरकार सेम ही थॉट वाले इंसानों को साथ में रखने से कुछ फर्क आता है कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उन सभी के थॉट्स मैच नहीं हो रहे होते। इसीलिए आपसी तनाव बढ़ने के कारण वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। लेकिन अब तो उन्होंने वो 5 ग्रुप क्रिएट कर दिए थे और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने के लिए वेट करने लगे। हालांकि कुछ समय तक ये चीजें एकदम नॉर्मल रहती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक समय के बाद तो खत्म होने ही वाला था। जब कई साल इंसानी सभ्यता एकदम समट गई तो नई जनरेशन आई थी और इसी नई जनरेशन ने सारे ग्रुप के सिस्टम को खत्म करने का डिसाइड किया। लेकिन उन स्पिरिचुअल गुरुज ने एक प्रेडिक्शन की होती है कि भविष्य में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जिसके अंदर इन 5 ग्रुप के मोरल वैल्यूज पहले से ही प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो एबिलिटीज और अच्छी आदतें इन 5 ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स में है, वो एक ही इंसान के अंदर पाए जाएंगे और उसे ही 100% डाइवर्जेंट कहा जाएगा, जो कि इस केस में ट्रिश है। यानी कि ट्रिश ही वो इंसान है जो सभी लोगों को अपने मोरल वैल्यूज बताएगी और सभी लोगों को एक अच्छी राह दिखाएगी आगे बढ़ने के लिए। अब सारे टेस्ट खत्म हो चुके होते हैं और उस बॉक्स के अंदर क्या राज छुपा हुआ था ये भी पता चल जाता है। उसका तो मेन पर्पस होता है कि वो 5 ग्रुप के ऊपर राज करे और पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर ले। दरअसल वो भी एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहती थी जिसकी बातें सभी लोग माने, लेकिन प्लान उसके हिसाब से नहीं चल रहा होता है। इसीलिए जेनिन ने अपने सभी लोगों से कहा कि तुम उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दो
दो और ट्रिश और उसके सभी साथियों को जान से मार दो। लेकिन वो ऐसा करती इससे पहले 4 की मदर एवलिन वहां अपने सारी आर्मी को लेकर आ जाती है। यानी कि एवलिन ने अब जेनिन के पूरे प्लान को खत्म कर दिया था और उसे हिरासत में ले लिया, जिससे कि जेनिन अब कुछ नहीं कर पाती और वो एकदम बेबस हो चुकी थी। एवलिन के लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी, जिससे कि पांचों ग्रुप के लोगों को पता चल जाता है कि जेनिन किस तरीके से सभी को बेवकूफ बना रही थी। उसका मेन प्लान था कि वो सभी के ऊपर राज करे और सभी को अपने अंदर रखे। लेकिन अब पांचों ग्रुप के सभी मेंबर्स को इस बात का आइडिया हो जाता है कि उन सभी को एकजुट होकर रहना ही पड़ेगा। सभी ने अपने अपने टेरिटरी की दीवारें ओपन कर दी थी, जिससे कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता था। और अब प्रेडिक्शन के हिसाब से भी ट्रिश समझ चुकी होती है कि ये सारी चीजें किसी न किसी रीजन की वजह से हुई थी और वो 100% प्योर डाइवर्जेंट होने के कारण उसका काम बनता है कि वो सारे लोगों को समझाए और उनके मोरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करके उन्हें आगे बढ़ाए। इसके पीछे मेन पर्पस यही था कि सभी इंसानों को एक साथ जोड़ना होगा ताकि वो पूरी पृथ्वी को अच्छे से संभाल कर इसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाए। एकजुट होकर रहने पर ही वो सारे सरवाइव भी कर पाएंगे। यही विजन को लेकर ट्रिश उन सभी को गाइड करती है और सभी उसकी बात मानते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये डाइवर्जेंट है। वहीं अब हमें एवलिन को दिखाया गया जो कि इतने सारे गलत काम करने के कारण जेनिन को बंदूक से गोली मार देती है और उसे खत्म कर देती है। यानी कि जेनिन और उसकी पूरी सत्ता एकदम से खत्म हो चुकी है और उसके सीरम बनाने वाली सारी टेक्निक को भी रद्द कर दिया गया था, जिससे कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती थी। यानी अब इतने सालों बाद उन सारे इंसानों को अपना नया लीडर मिल चुका है जो कि उन सभी को एक अच्छी राह पर लेकर जाने में मदद करेगी। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।